Good afternoon, dear students. We had already done participle rule number 1. तो इसमें एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंट था कि हाउ यू हैव टू प्लेस एंड वेयर यू हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट. ओके, तो आप लोगों को करना ये है कि यू गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स वंस अगेन. अगर कहीं पे कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी. सो नाउ आई एम डूइंग रूल नंबर 2. Some verbs almost always are followed by present participle. कुछ ऐसे verbs हैं जिनके बाद present participle लगता है. But why am I writing almost always? Because in case of infinitive I told you कि see और hear के बाद bare infinitive भी जाते हैं. But see और hear के बाद participle भी जाते हैं, इसलिए ये exceptional case हम मान सकते हैं. That's why I am writing almost always. तो ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कहलाते हैं, मतलब जो भी सेंस ऑर्गन से जुड़े वर्ब्स हैं, सी, हियर, स्मेल, फील, परसीव. उसके अलावा कुछ वर्ब्स हैं जैसे कैच, फाइंड, कीप, लीव. दीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज V4 फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. आई कुड फील समथिंग क्रॉलिंग ऑन माई लेफ्ट फुट. अब इसमें मेन वर्ब क्या है? फील. कुड के बाद आ रहा, मॉडल के बाद. मैंने महसूस किया या मैं महसूस कर सकता था कोई चीज़ रेंगता हुआ मेरे बाएं पैर पे. तो ये जो मेन वर्ब है उसके अलावा जो वर्ब आ रहा है दैट इज़ V4 एंड दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल. और मीनिंग क्या आ रहा है? रेंगता हुआ. तो ये जो करता हुआ का सेंस देता है दैट इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल. शी स्मेल्ड समथिंग बर्निंग. उसने कुछ जलता हुआ स्मेल किया. स्मेल्ट इज द मेन वर्ब. स्मेल का V2 इज स्मेल्ट एंड बर्निंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. वी कैन ईजिली परसीव चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द पीपल. परसीव मीन्स देख के या सुन के ग्रहण करना किसी चीज़ को. तो हम लोग ईजिली परसीव कर सकते हैं क्या चीज़ को. जब आप क्वेश्चन करते हो क्या, तो क्या का जो जवाब आता है दैट इज़ व्हाट? ऑब्जेक्ट. लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है. एंड दैट टू इज़ V4. तो यहाँ पे ये जो पार्टिसिपल यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. और अब बदलता हुआ, मीनिंग इज़ व्हाट? बदलता हुआ. क्या चीज़ बदलता हुआ? नाउन. नाउन क्या है? एटीट्यूड, प्रवृत्ति. तो जब आई टोल्ड यू कि जब किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है कोई V4 तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं. तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं. ये हर एग्जाम्पल में नहीं आएगा बट कुछ एग्जाम्पल्स में आएगा. तो ये चेंजिंग इज एक्टिंग एज व्हाट? पार्टिसिपल. और ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो एटीट्यूड की क्वालिटी को बता रहा है. द टीचर कॉट. टीचर ने पकड़ा. किसको? स्टूडेंट्स को. क्या करते हुए? चीटिंग करते हुए. तो चीटिंग इज पार्टिसिपल. तो इस तरीके से समझना है कि ऐसे ही आएंगे एग्जाम्पल. एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं लाइक शी स्मेल समथिंग टू बर्न. आई कुड फील समथिंग टू क्रॉल. तो ये याद रखना कि इन वर्ब्स के बाद जो भी वर्ब आएगा दैट शुड बी प्रेजेंट पार्टिसिपल और कोई दूसरा फॉर्म नहीं आ सकता है. अगर है तो एरर है. अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं. व्हेन आई रीच्ड होम. जब मैं घर पहुंचा. आई फाउंड माई चिल्ड्रन टेकिंग देयर लंच. मैंने पाया बच्चों को खाना खाते हुए. इस प्रोसेस को करते हुए पाया. तो पार्टिसिपल में मीनिंग्स क्या आते हैं? करते हुए, करने पर, करने में. सो इट इज़ एक्टिंग एज व्हाट? प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब इसमें एक तरह से एरर आता है. व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड माई चिल्ड्रन हैड टेकन देयर लंच. अब अगर इस तरह से एग्ज़ाम में आता है तो
पढ़ने से एट अ ग्लांस तो ठीक ही लग रहा है। व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड माई चिल्ड्रन हैड टेकन लंच। मैं जब घर पहुंचा मैंने पाया कि बच्चों ने खाना खा लिया था। अब इसमें एक माइनर सी चीज़ है। अब इसके लिए आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस याद करना होगा कि जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं एक के बाद एक, तो जो एक्शन पहले हो रहा है उसको हम लोग हैड V3 में लिखते हैं, और जो बाद में हो रहा है उसको हम लोग V2 में लिखते हैं। तो ये तो है कंडीशन, बट गड़बड़ ये है कि यू हैव टू पुट अ कनेक्टर या कंजंक्शन डालना है। व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड दैट, अगर फाउंड के बाद दैट होता तो ये करेक्ट होता, और अगर दैट नहीं है तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर में जाना होगा। व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड माई चिल्ड्रन टेकिंग देयर लंच, एंड फाउंड के बाद दैट होता तो आई फाउंड दैट माई चिल्ड्रन हैड टेकन देयर लंच। या ऐसे भी हो सकता है आई फाउंड दैट माई चिल्ड्रन वर टेकिंग लंच, तब यहाँ पे वर लगाना पड़ जाता अगर V4 के साथ होता। तो दैट के साथ होने से मतलब व्हेन यू आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट एक्शन, और यहाँ एक ही एक्शन है, मैंने पाया क्या कर बच्चों को खाते हुए, तो ये दोनों एक्शन साइमल्टेनियस हैं, एक साथ चल रहे हैं। और दैट अगर नहीं आया तो फाइंड के साथ V4 जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और दैट आएगा तो आप सेकंड वाले एक्शन में हेल्प उसको दूसरा वर्ब मानेंगे, और तब आपको या तो वर लगाना होगा या हैड V3 लगाना होगा। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 3, व्हेन देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन टू एक्शन, मान लीजिए दो एक्शंस हो रहे हैं लेकिन दोनों के बीच टाइम गैप है, तो सेकेंड एक्शन V4 में नहीं हो सकता है, इट शुड बी इन V2 फॉर्म। अब एग्जाम्पल देखते हैं। The flight took off at 8 a.m. reaching Mumbai at 11 a.m. विमान ने 8 बजे सुबह उड़ान भरा और 11 बजे मुंबई पहुंचा। अब ये टेक ऑफ, उड़ान भरने और पहुंचने का एक्शन एक साथ नहीं हो रहा है, टाइम गैप है दोनों के बीच। तो आप ये रीचिंग लिखेंगे तो ये एरर होगा, तो क्या लिखना क्या होगा, एंड रीच्ड। तो जब भी ऐसा टाइम गैप दिखे दो एक्शंस के बीच, तो द सेकेंड एक्शन कैन नॉट बी इन प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जसप्रीत बुमराह बॉल एक्सट्रीमली वेल टेकिंग 5 विकेट्स फॉर जस्ट 25 रन्स। अब इसमें दो एक्शन है, जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की और उसने विकेट लिए, बट इन दोनों एक्शन के बीच क्या टाइम गैप दिख रहा है आपको? बिकॉज बॉलिंग जब हो रहा था तो विकेट भी साथ में गिरे, एक घंटे बाद नहीं गिरे, तो दीज आर साइमल्टेनियस एक्शंस, टाइम गैप नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। तो टाइम गैप अगर हो तो आप इसमें ये रूल अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नॉट। अब आते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। अब ये क्या होता है कॉजेटिव वर्ब्स? जो वर्ब किसी एक्शन को करवाने के लिए यूज़ होता है, मतलब यू आर नॉट डूइंग इट योरसेल्फ, आप किसी से करवा रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। आई गेट और हैव माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय द वॉशर मैन। मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूँ, धुलवाती हूँ, वॉटएवर। अब इसमें धुलवाने के लिए तो वॉश्ड है, बट काम करवाने के लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, गेट या हैव, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ड। अब स्ट्रक्चर में आते हैं, तो करवा कौन रहा है, मैं, तो इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। अब उसके बाद क्या है, एनी फॉर्म ऑफ गेट और हैव, मतलब ये गेट और हैव टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। लाइक जैसे मैंने धुलवाया अगर बोलना है तो गॉट या हैड हो जाएगा, धुलवा रहा हूँ तो गेटिंग हैविंग होगा, धुलवाऊँगा तो विल गेट विल हैव, लाइक दिस इट कीप्स चेंजिंग। तो गेट एंड हैव कीप चेंजिंग विद द टेंस। अब क्या करवाता हूँ, धुलवाता हूँ, तो जो काम आप करवा रहे हैं दैट इज़ V3, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। गेट और हैव के साथ जो एक्शन आप करवा रहे हैं दैट इज़ ऑलवेज V3। अब क्वेश्चन आप पूछते हैं क्या धुलवाता हूँ, कपड़े, तो जो आंसर यू गेट इज़ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या का जो जवाब मिलेगा वो क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे धुलवाता हूँ, धोबी से, दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट
फॉलोड बाय एनी फॉर्म ऑफ गेट और हैव, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट V3 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्ज़ाम में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल एरर आता है, मतलब ये गेट हैव में तो कोई एरर नहीं आता, नॉर्मली यहाँ पे V2 दे देता है। तो बहुत सारे वर्ड्स जैसे वॉश का V2 V3 या सेम, लेकिन जहाँ पे ऐसे चेंजेस हैं जैसे V2 V3 अलग फॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे ये एरर आ सकता है। अब एक और है इसमें, वी हैव और गेट आवर फूड कुकड बाय द कुक। हम अपना खाना कुक से पकवाते हैं, तो करवाते हैं कुकड, क्या पकवाते हैं, आवर फूड, किससे, बाय द कुक। और ये पास्ट होता तो हैड गॉट होता, फ्यूचर होता तो विल हैव विल गेट। अब एक और स्ट्रक्चर पे जाते हैं। द टीचर मेड द चिल्ड्रन राइट ईच वर्ड 5 टाइम्स। मीनिंग क्या है, शिक्षक ने बच्चों से प्रत्येक शब्द 5 बार लिखवाया। अब इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इन दोनों में, ये भी काम करवाया जा रहा है, इससे पहले वाला भी करवाया जा रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंपल्शन का सेंस आ रहा है, दबाव डाल के करवाया टीचर ने। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। सब्जेक्ट के बाद एनी फॉर्म ऑफ मेक, मतलब ये टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। जैसे लिखवाया तो मेड हो गया, लिखवाएंगे अगर बोलेंगे तो टीचर विल मेक। अब क्या करवाएंगे, लिखवाएंगे, लिखवाते हैं, तो जो काम करवाया जा रहा है दैट इज़ V1, वहाँ V3 था, तो यू कीप कंपेयरिंग द टू स्ट्रक्चर्स, दोनों को कंपेयर कर समझना होगा। टीचर ने लिखवाया, क्या लिखवाया, तो क्या का जवाब क्या है, प्रत्येक शब्द 5 बार। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ है, बाद में, और इससे पहले वे कहाँ आया था, पहले। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया। अब ये किससे लिखवाया, बच्चों से, ये कहाँ पे आ रहा है, पहले। स्ट्रक्चरल डिफरेंस पे ध्यान देना है। इसमें दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करके देखना है कि इसमें गेट हैव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था V3 और तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या है, मेक के बाद या मेक के किसी भी फॉर्म के बाद पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब है दैट इज़ V1। अब इसमें एरर कैसे आएगा, द कमांडर विल मेक यू डू सिटअप्स 50 टाइम्स। कमांडर तुम लोगों से 50 बार उठक बैठक करवाएंगे। अब जस्ट रीड द सेंटेंस, पढ़ने से कितना परफेक्ट साउंड कर रहा है कि ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ये 2 नहीं लगाना है, यू हैव टू यूज़ ओनली V1, और यहाँ पे 2 लगा हुआ डू के साथ, सो द एरर इज़ 2। ये 2 को रिमूव करना है। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, ये रूल नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये जो V3 होता है, कई बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये वर्ब है या क्या है। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, द इंजर्ड सोल्जर्स व एयर लिफ्टेड फ्रॉम गलवान वैली। तो घायल सैनिकों को गलवान वैली से हवाई जहाज़ से एयरलिफ्ट किया गया, मतलब उठा के दूसरी जगह पहुंचाया गया। अब ये जो सोल्जर्स है, बात तो हम सोल्जर्स की कर रहे हैं, तो ये नाउन है या सब्जेक्ट है व्हाटएवर। और कौन से सैनिक, जो घायल थे। तो ये जो V3 है ये एक्चुअली क्या काम कर रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो ये एक्चुअली क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो ऐसे कई बार होगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये V3 इज़ एक्टिंग एज एडजेक्टिव। अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते थे, द सोल्जर्स इंजर्ड इन द गलवान वैली वर एयरलिफ्टेड। तो ये इंजर्ड बाद में लिखे या पहले, तो मीनिंग से समझना है कि वहाँ पे वो सोल्जर्स की क्वालिटी को बता रहे हैं, तो इट इज़ एक्टिंग एज एडजेक्टिव। अब इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 भी एडजेक्टिव का काम करता है। नहीं, लुक एट दिस एग्जाम्पल, द राइजिंग केसेस ऑफ COVID-19 आर अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न मतलब भारी चिंता का विषय। राइजिंग केसेस, केसेस क्या, कौन से केसेस,
बढ़ते हुए केसेस। तो यहाँ पे राइजिंग क्या हुआ, इट इज़ एक्टिंग एज एडजेक्टिव, ये केस के बारे में बता रहा है। कौन से केसेस, बढ़ते हुए केसेस। तो यहाँ पे ये V4 एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं तो इट विल बी ईजियर। लाइक tigers roaming in a jungle present a grand view। अब ये एग्ज़ाम में आता है तो एट अ ग्लैंस स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ठीक है, टाइगर्स तो सब्जेक्ट है, तो ये सीधे V4 कैसे आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना सोचे, बिना मीनिंग को समझे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आर लगाएंगे। तो ये गलत होगा। क्यों? पूरे सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे V1 दिख रहा है। तो अब ये क्या बता रहा है, जंगल में घूमते हुए बाघ, तो ये टाइगर्स की क्वालिटी को बता रहा है। V4 इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव, तो पार्टिसिपल है बट वो काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो अब इसको पूरा पढ़ रहे तो मीनिंग क्या आ रहा है, जंगल में घूमते हुए बाघ एक शानदार नज़ारा पेश करते हैं। तो V1 इज़ प्रेजेंट, दैट मीन्स यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है, जंगल तक, एंड उसके बाद V1 आ रहा है और V1 के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। व्हाट, क्या प्रेजेंट करते हैं, ग्रैंड व्यू। तो ये